नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं CX आबंध की प्रकृति। चले देखते हैं इसको। तो पहले हम समझ लेते हैं फिर देखते हैं। C और ये X है ना। X क्या है? हेलोजन। X क्या है? हेलोजन। अब यहां पर आप देखो, कार्बन और हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है। तो जहां पर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है वहां पर जो आबंध होता है वो पोलेराइज्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है आबंध? पोलेराइज्ड। चलो, पोलेराइज्ड। अब देखो पोलेराइज्ड का मतलब क्या है, इधर समझो भाई। कार्बन और हेलोजन में यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसकी होती है, तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है हेलोजन की। तो भाई जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उस पे आंशिक ऋण आवेश आता है। क्या आता है? आंशिक ऋण आवेश। और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उस पर आता है आंशिक धन आवेश। तो यहां पर आप देखो, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड होना। क्या बोलेंगे इसे? पोलराइज्ड होना। पोलराइज्ड मतलब उसमें पोल बन गए, ऋण पोल और धन पोल। ठीक है, चलो पढ़ो। हेलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ध्यान रखना, कार्बन और हेलोजन में यदि हम देखें तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसकी होती है भैया? हेलोजन की। चलो, अतः एल्किल हैलाइड का कार्बन हेलोजन आबंध ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित मतलब पोलराइज्ड। ध्रुवित मतलब पोलराइज्ड है ना। इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश है ना। भाई ये देखो, कार्बन परमाणु पर क्या आ रहा? आंशिक धनावेश। तथा हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। चलो, इतना समझ में आ रहा है? नोट करो ये। चलो आगे देखो। चलो, अब भाई आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी आप आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में नीचे जाते हो तो नीचे जाने पर जो परमाणविक आकार है वो बढ़ता है। तो भाई जब हम हेलोजन परिवार में नीचे जाएंगे तो यहां पर भी भाई आकार बढ़ेगा। किसी भी वर्ग में आप चले जाओ आवर्त सारणी में, नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। तो सीधी सी बात है भाई, आप नीचे जा रहे हो तो आकार बढ़ रहा। चलो, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हेलोजन परमाणु का आकार बढ़ता है ना। चलो, तो भाई यहां पर आप देखो, यदि हम बॉन्ड लेंथ देखें, क्या देखें? बॉन्ड लेंथ। हिंदी में अपन इसे बोलेंगे आबंध लंबाई, या फिर आप बंध लंबाई भी बोल सकते हो। तो भाई आप देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम वर्ग में नीचे जा रहे हैं तो नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा। भाई साइज बढ़ेगा तो जो बंध लंबाई है वो भी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई इसमें होगी और इस वाले में सबसे कम होगी, है ना। अच्छा, अगला है बॉन्ड एंथैल्पी, या आप इसे बंध ऊर्जा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बंध ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी बोल दो। अच्छा, तो ये जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी
बॉन्ड लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बॉन्ड लेंथ के कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब भाई जहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वहां पर बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। चलो, तो भाई यहां पर देखो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो यहां पर बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, और यहां पर आप देखो बॉन्ड लेंथ कम है तो यहां पर बॉन्ड एंथैल्पी होगी ज्यादा। ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ ज्यादा अपन लिख लेते हैं, यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो भाई जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये कम होगी। चलो यहां पर आओ, यहां पर बॉन्ड लेंथ कम है। अब बॉन्ड लेंथ कम है तो जो बॉन्ड लेंथ कम है ना, ये कम, तो यहां पर बॉन्ड एंथैल्पी होगी ज्यादा, है ना। तो यदि हम इनमें बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर बनाए तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी इसकी होगी और इस वाले की सबसे कम होगी। चलो अगला, अगला है द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मूवमेंट। चलो ये समझो भाई, मैंने आपको बताया था कि जो डायपोल मूवमेंट होता है इसको अपन काय से दर्शाते हैं? म्यू से। डायपोल मूवमेंट को काय से दर्शाते हैं? म्यू से। तो जो डायपोल मूवमेंट होता है वो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के समानुपाती होता है। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के समानुपाती, है ना। तो भाई जब हम समूह में नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, तो भाई सीधी सी बात है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर भी कम होगा। तो सीधी सी बात है जब आप वर्ग में नीचे जाओगे तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान घटेगा, है ना। चलो तो ये ऑर्डर बन जाएगा। अच्छा यहां पर आप देखो क्लोरीन वाला आगे आ रहा, तो आप लोग ध्यान रखना यहां पर होता क्या है इस वाले केस में, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर। म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर। तो आर क्या है? कार्बन और क्लोरीन के बीच की दूरी। तो भाई यहां पर क्या है, इस वाले में आप देखोगे तो जो आर है वो ज्यादा होता है, इसकी तुलना में यहां पर आर ज्यादा है, इसलिए इस वाले का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो ज्यादा हो जाता है। किससे? ये फ्लोरीन वाले से, है ना। तो यहां पर ये ऑर्डर बन जाएगा, ये ध्यान रखना, केवल ये यहां पर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है ना। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे ही। चलो कर लिया नोट। चलो अगला हम देखेंगे कि भाई एल्कील हैलाइडो को किस प्रकार से बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं अल्कोहल से, है ना। चलो देखो, तो यहां पर हम ले लेते हैं एक अल्कोहल आर ओ और ये H, है ना। आप ध्यान रखना जब भी आपको OH समूह दिखे, भाई अपन ने ये बॉन्ड लगाया, बाकी आप OH भी सीधा लिख सकते हो, है ना। अभी समझने के हिसाब से अपन ने बॉन्ड लगा लिया, बाकी अपन कई बार ऐसा भी लिखते हैं ना, ROH। तो बात एक ही है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो भाई आपको OH मिल जाए मतलब वो आप समझ जाना वो क्या है, अल्कोहल, है ना। अब अल्कोहल की अभिक्रिया अपन HX के साथ करवा देते हैं। किसके साथ करवा देते हैं? HX के साथ। अच्छा HX के साथ अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहां पर आपको ZnCl2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको? ZnCl2। तो यहां पर क्या होता है, यहां से जल निकल जाता है। क्या निकल जाता है? यहां से
जल। चलो, तो यहां पर अब आप देखो जल निकल रहा, ये जल निकल जाएगा और ये जो x है वो r से जाकर जुड़ जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा r x प्लस H2O, ये जल बाहर निकल गया। अच्छा, अब ये जो HX है भाई, x से हम काय को दर्शाते हैं, हेलोजन को, x से काय को दर्शाते हैं, हेलोजन को। तो यहां पर आप x की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हो, है ना। चलो, अब यदि अपन HX के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम देखें, है ना, तो यहां पर क्या होता है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, तो एल्कोहल्स की जो रिएक्टिविटी है वो समानुपाती होती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। यहां पर आप ध्यान रखना, जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, है ना। भाई इसकी जब अपन क्रिया विधि देखते हैं तो यहां पर इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो भाई एल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता, है ना, वो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के समानुपाती होगी, है ना। तो यहां पर यदि अपन रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें अल्कोहल की, है ना, तो भाई रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, है ना। भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, 3 डिग्री, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा अल्कोहल होगा, 3 डिग्री, है ना। और सबसे कम रिएक्टिव अपन देखें तो 1 डिग्री होगा, कौन सा होगा, 1 डिग्री, क्योंकि भाई आप देखो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, है ना। तो भाई यहां पर आप देखो 1 डिग्री वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा तो सीधी सी बात है जो अल्कोहल है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। चलो, तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर बन जाएगा 3 to 1, सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री अल्कोहल और सबसे कम होगा 1 डिग्री अल्कोहल। चलो अगला, अब यदि अपन HX की रिएक्टिविटी देखें, रिएक्टिविटी ऑफ HX, तो HX की जो रिएक्टिविटी है, चलो HF HCl HBr HI, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यदि अपन देखें तो अल्कोहल के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI। तो यहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये बन जाएगा, क्योंकि भाई यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो सीधी सी बात है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। चलो ये नोट करो, फिर आगे देखते हैं अपन। चलो,
चलो अब यहां पर अपन ने एक रिएक्शन बना रखी है। चलो तो अब आप देखो एल्कोहल की जो अभिक्रिया है वो अपने को किसके साथ करवानी है? HCl। HCl क्या है? अम्ल। चलो और एरो पर आप देखो क्या लिखा हुआ है? ZnCl2। चलो तो यहां पर आप देखो यहां से जल निकल जाएगा। तो इधर बन जाएगा RCl प्लस H2O। ये जल निकल गया। चलो अब इसमें आप लोग ध्यान रखना कुछ बातें, जैसे प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल की जब अपन HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको यहाँ पर साथ में लेना पड़ेगा ZnCl2। क्या लेना पड़ेगा? ZnCl2, है ना। ZnCl2 क्या है? उत्प्रेरक। पर यदि आप 3 डिग्री एल्कोहल लेते हो, तृतीयक एल्कोहल, तो तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया जब आप HCl के साथ करवाओगे तो यहाँ पर आपको ZnCl2 लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आपको ZnCl2 उत्प्रेरक लेने की आवश्यकता नहीं होती है ना। चलो देखो प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की HCl से अभिक्रिया, है ना। द्वितीयक प्राथमिक HCl से अभिक्रिया में ZnCl2 उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री, भाई ये वाला अपन इसको 1 डिग्री बोल दो, ये वाला 2 डिग्री। उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया कमरे के ताप पर केवल सांद्र HCl के साथ हिलाने पर संपन्न हो जाती है ना। मतलब यहां पर आप ZnCl2 नहीं लोगे तो भी अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। चलो अगला देखो, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने अभी आपको पढ़ाया। हेलो अम्लों से एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का क्रम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 3 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? 1 डिग्री, है ना। चलो ये नोट करो। चलो कल्याण नोट, अभिक्रिया आ गई समझ में, क्या करना है आपको। चलो अगला देखो अब यदि अपन एल्कोहल की अभिक्रिया NaBr के साथ करवा रहे हैं, और NaBr के साथ करवा रहे हो तो आपको साथ में लेना पड़ेगा H2SO4। अब देखो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इधर तो चला जाएगा ये Br, ये Br यहां पर आ जाएगा, है ना। अब और यहां से एक H इधर आ जाएगा, है ना। तो अब आप देखो बन क्या रहा है यहां पर। अब देखो R, R से क्या जुड़ गया? Br प्लस, अब यहां से आप देखो ये जो सोडियम है, ये सोडियम यहां पर आ जाएगा, है ना।
तो अब आप देखो NaH, भाई दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन तो इधर चला गया था, है ना। तो NaHSO4 प्लस यहां पर देखो ये OH और ये H, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, जल, H2O। ये इस तरीके से आया समझ में। चलो इस वाली अभिक्रिया में आप देखो यहां पर क्या होगा, देखो एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ, है ना। चलो तो यहां पर ये जो हैलोजन है ये यहां पर चला जाएगा और ये जो OH है ये यहां पर आ जाएगा। तो अब आप देखो क्या बनेगा, तो यहां पर 3 और Cl, X है अभी, है ना, तो X प्लस साथ में बन जाएगा H3PO3, है ना। या फिर आप इसको चाहो तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं POH का होल थ्राइस, है ना। अच्छा यहां पर यदि हम X2 की बात सॉरी X की बात करें, है ना, तो X की जगह पर आप क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, है ना। ध्यान रखना ये X की जगह पर आप क्लोरीन ले सकते हो या ब्रोमीन ले सकते हो। चलो अगली अभिक्रिया देखो, अब देखो यहां पर क्या होगा ये जो एल्कोहल का बॉन्ड है ये भी टूट जाएगा और ये इधर ये भी टूटेगा, है ना। तो अब क्या होगा भाई, यहां पर कितने क्लोरीन है, 5, तो एक क्लोरीन इधर जुड़ेगा, एक क्लोरीन इधर, और देखो 2 क्लोरीन चले गए और बाकी जो ये बच रहा है PCl, भाई 2 क्लोरीन एक इधर तो कितने बचे इसमें, 3। अब क्या करो इनको जोड़ दो। देखो ये क्या है, तरीका है, ये क्या है, रिएक्शनों को समझने का एक तरीका है ना। तो ये R Cl प्लस POCl3, भाई इसको आप मिलाओ तो POCl3 प्लस साथ में HCl, ये इस प्रकार से यहां पर बन जाएगा, है ना। चलो नोट करो ये, चलो कर लिया नोट। अगला देखो, चलो अब यहां पर आप देखो एल्कोहल की जो अभिक्रिया है, एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, X2 के साथ। तो यहां पर आपको साथ में लेना पड़ेगा रेड फास्फोरस, क्या लेना पड़ेगा साथ में आपको, रेड फास्फोरस। चलो तो यहां पर R और ये X, है ना, बन जाएगा। भाई यहां से OH जाएगा और उसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा, X। अब ये जो X2 यहां पर लिया हुआ है, X2, X2 की जगह पर आप Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो। ध्यान रखना X2 की जगह पर आप Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, है ना। चलो अगला है डार्जिन डार्जन्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, डार्जन्स रिएक्शन। चलो इसमें देखो होता क्या है,
डार्जन्स। क्या बोलते हैं रिएक्शन को? डार्जन्स। चलो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा और ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। अब देखो, एक क्लोरीन इधर जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन इधर, और ये जो एसओ, अब देखो क्लोरीन तो चले गए तो क्या बच रहा? एसओ। तो ये यहां पर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो SO2 बन जाएगा। चलो तो यहां पर आप देखो क्या बन रहा है, यहां पर बन जाएगा R Cl, ये अपना एल्किल हैलाइड बन गया, प्लस SO2 बन गया। भाई ये S और दो ये ऑक्सीजन, तो SO2 प्लस साथ में HCl। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर एल्किल हैलाइड बन जाएगा, है ना। चलो इतना समझ में आ रहा है। चलो कल्याण नोट। तो आज अपना आज का जो टॉपिक था वो यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं कल।